अंग्रेज़ के कानून ने एक अंग्रेज़ मर्द और एक अंग्रेज़ औरत को उनके जराइम की इंतहाई सज़ा दी। कैप्टन एडिसन को अपनी बीवी के कत्ल में उम्र कैद और कर्नल नॉर्थ की मेम साहब को अपने खामिन को जहर देकर हलाक करने की कोशिश में 6 साल सजाए कैद दी। इससे मुझे ये इत्मीनान हो गया कि अंग्रेज़ इंसाफ करने वाली कौम है। मैं तो ये समझा था कि ये फिरंगी मिलजुल कर मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देंगे और अपने गुनाहों को लोगों की नज़रों से छुपा लेंगे। कैप्टन एडिसन और मेम साहब के अलग अलग मुकदमा चले थे। 2 महीनों के बाद दोनों मुकदमों का फैसला हो गया था। मेरे लिए ये 2 महीने 2 साल के बराबर थे। मैं दोनों केसों में गवाह था। हर पेशी पर मुझे कोर्ट में जाना पड़ता था। हर कोई मुझे देखता था। मुझे देखने वालों में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग पुलिस वाले थे। वहां सिर्फ छावनी के पुलिस के आदमी नहीं जाते थे, बल्कि दूसरे थानों के थानेदार और पुलिस के दीगर अफराद मौजूद होते थे। मुझे हर वक्त खटका लगा रहता था कि कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा। मैं ऐसा इश्तहारी मुल्जिम था जिसकी गिरफ्तारी का इनाम 10,000 रुपये मुकर्रर था। लेकिन मैं आज तक हैरान हूं कि किसी भी थाने के किसी भी आदमी ने मुझे ना पहचाना। जब मैंने दोनों मुकदमों में गवाही दी तो मुझे ये डर लगा रहा कि सफाई के वकील अभी कहेंगे कि ये शख्स मफरूर कातिल और डाकू है। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि मैं बखैर खूबी उस खतरनाक मरहले से निकल आया। कहानी आगे सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैप्टन एडिसन किस तरह पकड़ा गया था। उसने मुझे फांसने के लिए मौके के 3 गवाह भी बना लिए थे, लेकिन तीनों गवाहों ने मिलिट्री पुलिस से डरकर भांडा फोड़ दिया था। उन्होंने साफ अल्फाज में बयान दे दिया था कि कैप्टन एडिसन ने उन्हें पैसे देकर मेरे खिलाफ बयान दिलाया है। अब सवाल यह रह गया था कि कैप्टन एडिसन की बीवी को किसने कत्ल किया। मैं खुद हैरान था कि उसकी बीवी कत्ल कैसे हुई। मुकदमे के दौरान ही कर्नल नॉर्थ ने और कैप्टन एडिसन के अर्दली और दूसरे नौकरों ने मुझे सारी बात सुनाई थी। कैप्टन एडिसन मिलिट्री पुलिस के सर पर सवार रहा। उसने मिलिट्री पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने मौके के गवाहों को इतना डराया है कि उन्होंने झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ा ली है। वो चीखने चिल्लाने लगा कि मिलिट्री पुलिस कातिल की तरफदारी कर रही है। वो कहता था कि 1-2 दिनों में कातिल ना मिला या मोहम्मद खान को दोबारा गिरफ्तार ना किया गया तो वो कमांडर इन चीफ को मिलिट्री पुलिस के खिलाफ दरखास्त देगा। मिलिट्री पुलिस ने 3-4 मरतबा उन तीनों गवाहों को अपने यहाँ बुलाया और अपने तरीकों से पूछने की कोशिश की कि उन्होंने कहाँ तक सच और कितना झूठ बोला है। ये तीनों अपने इस बयान पर कायम रहे कि उन्हें कैप्टन एडिसन ने पैसे देकर झूठा गवाह बनाया था। मिलिट्री पुलिस ने उन्हें ये धमकी भी दी कि वो सच नहीं बोलेंगे तो उन तीनों को कैप्टन एडिसन की बीवी के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस धमकी के जवाब में भी उन्होंने वही बयान दिए जो देते चले आ रहे थे। मिलिट्री पुलिस ने मुझे भी कई बार अपने यहाँ बुलाया और पूछा था कि कैप्टन एडिसन की मेरे खिलाफ क्या दुश्मनी है। मैंने हर बार वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था। जवाब यह था कि इस दुश्मनी का बाइस कर्नल नॉर्थ की मेम साहब है। मुझे पता चला कि इत्तफाक से एक ऐसा सुराग मिल गया था जिसे कैप्टन एडिसन अपने आप को बचा न सका। ये सुराग कैप्टन एडिसन की रेजिमेंट के एक गोरे सार्जेंट ने दिया था। जिस रात कैप्टन एडिसन की बीवी कत्ल हुई उस रात कैप्टन एडिसन ड्यूटी पर था। फौज में हर रोज 24 घंटों के लिए एक अफसर ड्यूटी पर होता है, जिसे उस जमाने में ऑफिसर ऑफ द डे कहते थे। रात को किसी भी वक्त क्वार्टर गार्ड का अचानक मुआयना करना उसकी ड्यूटी में शामिल था। आजकल भी फौज में ये ड्यूटी मौजूद है। कैप्टन एडिसन आधी रात के लगभग क्वार्टर गार्ड का मुआयना करने गया। जब वो मुआयना कर चुका तो दस्तूर के मुताबिक उसने रजिस्टर पर अपने मुआयने का वक्त लिखा और वापस अपने बंगले में आ गया। उस रात क्वार्टर गार्ड का गार्ड कमांडर एक गोरा सार्जेंट था। वो खुद ही मिलिट्री पुलिस के पास चला गया। उस सार्जेंट ने मिलिट्री पुलिस को बताया कि कत्ल की रात कैप्टन एडिसन ड्यूटी ऑफिसर था और वो फलां वक्त क्वार्टर गार्ड के मुआयने के लिए गया था। वो रजिस्टर पर मुआयने का वक्त लिख कर चला गया तो सार्जेंट ने रजिस्टर देखा कि ड्यूटी ऑफिसर उसके खिलाफ कोई बात ना लिख गया हो। कैप्टन एडिसन ने सिर्फ इतना लिखा कि उसने गार्ड का मुआयना किया तो सब ठीक था, लेकिन सार्जेंट ने जब वो वक्त देखा जो कैप्टन एडिसन ने लिखा था वो कमोबेश 2 घंटे पहले का था। सार्जेंट ये सोचकर हंस पड़ा कि ड्यूटी ऑफिसर पर शराब और नींद का गलबा था। उसने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर दी, लेकिन वक्त का उसे कोई एहसास नहीं था कि क्या है। सार्जेंट ने जब सुना कि कैप्टन एडिसन की बीवी कत्ल हो गई है और कर्नल नॉर्थ का अर्दली पकड़ा गया है तो उसे कोई ऐसा वैसा ख्याल ना आया। चंद दिनों के बाद सार्जेंट ने सुना कि मुश्तबा अर्दली को रिहा कर दिया गया है और पता नहीं चल रहा कि कातिल कौन है। तो सार्जेंट को ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं कि कैप्टन एडिसन ने ड्यूटी की रात जो कत्ल की रात थी खुद ही बीवी को कत्ल कर दिया हो और मुआयने का वक्त ऐसा लिखा हो जिससे ये जाहिर हो कि कत्ल के वक्त वो बंगले में मौजूद ही नहीं था। सार्जेंट ने अपना फर्ज समझकर मिलिट्री पुलिस को ये बात बता दी
उसे गालिबन एहसास ही नहीं था कि उसने मिलिट्री पुलिस को कितना कीमती सुराग दिया है। मिलिट्री पुलिस ने एक बार फिर उन तीनों गवाहों को बुलाया जिन्हें कैप्टन एडिसन ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था। मैं ये तो नहीं बता सकता कि उनसे क्या क्या सवालात किए गए और किस तरह तफ्तीश की गई। बहरहाल उनसे ये पता चला कि कैप्टन एडिसन ने उन्हें क्या वक्त बताया था जो वो अपने बयान में मिलिट्री पुलिस को बताएं। मिलिट्री पुलिस ने कैप्टन एडिसन से एक बार फिर पूछा कि उसके अंदाजे के मुताबिक और उन गवाहों के मुताबिक उसकी बीवी कितने बजे के लगभग कत्ल हुई है। उसने वही वक्त बताया जो वो पहले बता चुका था। मिलिट्री पुलिस ने क्वार्टर गार्ड का रजिस्टर पहले ही कब्जे में ले लिया था। वो रजिस्टर कैप्टन एडिसन के आगे रख दिया गया और उससे पूछा कि उसने अपने मुआयने का वक्त गलत क्यों लिखा था। कैप्टन एडिसन ने जवाब दिया कि गलत वक्त जल्दी में लिखा गया है। मिलिट्री पुलिस ने उसे कहा कि गलती चंद मिनटों की मानी जा सकती है, 2-2.5 घंटों की नहीं। कैप्टन एडिसन ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिलिट्री पुलिस ने उसे लाजवाब कर दिया। उसे यह भी कहा गया कि उसके खिलाफ खासी ज्यादा शहादत मिल गई है, जिससे साबित हो गया है कि उसके ताल्लुकात कर्नल नॉर्थ की मेम साहब के साथ थे। मेम साहब ने अपने खामिन को जहर देकर हलाक करने की कोशिश की और कैप्टन एडिसन ने ऐसे तरीके से अपनी बीवी को कत्ल किया या करवाया जिससे कातिल का सुराग लगना दुश्वार हो गया था। तफ्तीश हमारी पुलिस भी किया करती है, जिससे हमारे बहुत से लोग वाकिफ हैं, लेकिन जिस तरह अंग्रेज़ों की मिलिट्री पुलिस तफ्तीश किया करती थी उसके सामने पेशावर मुजरिम भी साबित कदम नहीं रह सकते थे। वही हाल कैप्टन एडिसन का हुआ। उसे आखिर मानना पड़ा कि अपनी बीवी को उसने खुद कत्ल किया है, लेकिन कत्ल की वजह यह नहीं थी कि वो कर्नल नॉर्थ की मेम साहब के साथ शादी करना चाहता था। उसने कत्ल की वजह यह बताई कि वो क्वार्टर गार्ड का मुआयना करने जा रहा था, तो बीवी ने उसे कहा कि वो कर्नल नॉर्थ की बीवी के पास जा रहा है। कैप्टन एडिसन ने उसे बताया कि इस वक्त वो कर्नल नॉर्थ के बंगले में नहीं जा सकता क्योंकि कर्नल बंगले में मौजूद है। उसने मिलिट्री पुलिस को बताया कि उसकी बीवी बददिमाग और झगड़ालू थी और उसका चाल चलन भी मशकूक था और कैप्टन एडिसन उसे अपने आप को सुधारने के लिए कहता रहता था। उस रात बीवी उसके गले पड़ गई और उसे इस कदर परेशान किया कि उसने गुस्से में आकर बीवी की गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। उसका इरादा बीवी को कत्ल करने का नहीं था, लेकिन गुस्से में उसकी गर्दन इतनी ज़्यादा दबाई गई कि जब कैप्टन एडिसन ने उसकी गर्दन छोड़ी तो उसकी बीवी धड़ाम से गिर पड़ी। कैप्टन एडिसन ने नब्ज देखी, वो मर चुकी थी। कैप्टन एडिसन दरअसल ये साबित करने की कोशिश में था कि उसने फौरी इश्ताल के ज़ेर असर अपनी बीवी की गर्दन दबाई, लेकिन वो उसे कत्ल नहीं करना चाहता था। ये महज घरेलू झगड़ा था जो इतना बड़ा हादसा बन गया। मिलिट्री पुलिस ने उससे फिर पूछा कि यह कितने बजे का वाक़या है। कैप्टन एडिसन ने वक्त बताया। मिलिट्री पुलिस ने उसे कहा कि उसने कहानी बड़ी अच्छी घड़ी है, लेकिन अकल इस्तेमाल नहीं की। अगर बीवी उसके हाथों इत्तफाक या हलाक हो गई थी तो उसे क्वार्टर गार्ड के मुआयने के बजाय मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर आना चाहिए था। कैप्टन एडिसन ने कहा कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता था। मिलिट्री पुलिस ने उसे कहा कि उसका दिमाग अगर इस हद तक हाजिर था तो उसने वक्त क्यों गलत लिखा, और फिर उसने कर्नल नॉर्थ के अर्दली को फांसने के लिए झूठे गवाह क्यों तैयार किए। ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो मुझे मालूम हुई थीं और मैंने आपको सुना दी हैं। कैप्टन एडिसन ने ऐसा बयान दिया जो उसके लिए एक जाल बन गया। किस्सा मुख्तसर ये कि वो अपनी सफाई में कोई ठोस शहादत पेश ना कर सका। कर्नल नॉर्थ की मेम साहब के खिलाफ तो बड़े ही पक्के सबूत थे। वो जो कॉफ़ी हर रात कर्नल नॉर्थ को मेरे हाथों पिलाती थी, उसकी एक प्याली मेजर डॉक्टर के पास पहुंच गई थी। वो इस तरह कि उस डॉक्टर को मेरे बयान से जो उसने एडिसन और मेम साहब की गिरफ्तारी से बहुत पहले लिया था, ये शक हो गया था कि कर्नल नॉर्थ को उसकी मेम साहब कॉफ़ी में कोई ऐसा जहर मिलाकर देती है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। एक दिन डॉक्टर ने कर्नल नॉर्थ से कहा कि आज रात जब उसे कॉफ़ी दी जाए तो वो कॉफ़ी ना पिए, बल्कि किसी साफ बोतल में डाल ले और खाली प्याली अलग कर दे। मैं कर्नल नॉर्थ के सामने प्याली रख कर वापस आ जाया करता था। सुबह नौकर प्याली उठा ले जाता था। ये किसी को भी पता नहीं चल सकता था कि कर्नल नॉर्थ ने कॉफ़ी पी है या गिरा दी है या बोतल में महफूज कर ली है। ये बोतल डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने उसे लेबॉर्ट्री में भेज दिया। कोर्ट में एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने लिखा कि कॉफ़ी में जहर मिला हुआ है। उसने उस जहर का कोई नाम भी लिखा जो मुझे मालूम नहीं क्या था। कर्नल नॉर्थ की मेम साहब के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत तो यह मिला कि उससे पूछगुछ करने से पहले मिलिट्री पुलिस ने अचानक उसके बंगले पर छापा मारा और उसके प्राइवेट अटैची केसों की तलाशी ली। उस वक्त तक मेम साहब को पता ही नहीं चलने दिया गया था कि उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम भी है या नहीं। मिलिट्री पुलिस जब अचानक आ धमकी तो मेम साहब की ऐसी हालत हो गई जैसे वो गश खाकर गिर पड़ेगी।
उसके एक अटैची केस में से उस जहर की बड़ी पुड़िया भी बरामद हुई जो वो कॉफ़ी में अपने साहब को पिलाती रही थी। मुझे अच्छी तरह जहर का नाम याद नहीं, सुना था कि ये वही दवाई थी जो चूहों को मारने वाली गोलियों में डाली जाती थी। मैंने ये बात इसलिए नहीं मानी थी कि हम देसी लोग अफवाहें घड़ने में खासे माहिर होते हैं। मुझे ये भी पता चला कि कैप्टन एडिसन और मेम साहब को सज़ा भुगतने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया है। ये सब कुछ तो हो गया, मैं पहचाने जाने से भी बचा रहा, लेकिन मेरा ये मसला अभी तक बाकी था कि मैं कब तक यहाँ रहूँगा। मुझे ये तसल्ली तो हो गई थी कि पुलिस वालों ने भी मुझे नहीं पहचाना, लेकिन पहचाने जाने का खतरा मौजूद था। बहरहाल कर्नल नॉर्थ का बंगला मेरी मंजिल नहीं था, ये एक आर्जी पनाहगाह थी। मुझे यह भी मालूम था कि कर्नल नॉर्थ का रिसाला मीरठ में हमेशा नहीं रहेगा। ये जेहलम भी जा सकता है, रावलपिंडी भी, और यह भी मुमकिन था कि उसे बंगाल भेज दिया जाता। कर्नल नॉर्थ को भी उसी रिसाले में नहीं रहना था, किसी भी रोज़ उसकी तब्दीली के अहकामात आ सकते थे। ये सब कुछ सोच सोच कर मैं इस एक नतीजे पर ही पहुंचता था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कहाँ। इस सवाल पर आकर मेरा दिमाग बेकार हो जाता था। सिर्फ एक चीज़ मुझे इस बंगले पर रहने पर मजबूर कर रही थी, ये था कर्नल नॉर्थ का हुस्न सलूक। वही कर्नल नॉर्थ जिससे मैं दूर दूर रहता था और जो मुझे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता था, वही कर्नल नॉर्थ अब मुझे इस तरह चाहने लगा था जैसे मैं बचपन से उसकी मुलाजमत कर रहा हूँ, और वो मुझे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। उसने बंगले में मुझे ऐसे इख्तियारात दे दिए थे कि उसका अर्दली रोशन खान और उसका खानसामा जैसे मेरे नौकर बन गए थे और उन पर अब मेरा हुक्म चलता था। मैं पहले सुना चुका हूँ कि कर्नल नॉर्थ का अर्दली रोशन खान मेरे इलाके का रहने वाला था। उसने मुझे मेरी ही कहानियाँ सुनाई थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मोहम्मद खान मैं ही हूँ। कुछ तो अपने इलाके का होने की वजह से वो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गया था, और कुछ बंगले में मेरी नई पोजीशन की वजह से मेरे आगे ज़्यादा ही झुकने लगा था। मैंने उसे अपना दोस्त समझा, लेकिन उस शख्स से मुझे धड़का सा लगा रहता था कि किसी न किसी तरह उसे मेरी असलियत का पता चल जाएगा। चंद दिनों के बाद उसने मुझे बताया कि वो 10-15 दिनों की छुट्टी जा रहा है और अपनी बीवी और बच्चों को साथ लाएगा। कर्नल नॉर्थ ने उसे इजाज़त दे दी थी कि वो अपने बीवी बच्चों को अपने साथ इसी सर्वेंट क्वार्टर में रख सकता है जिसमें वो खुद रहता है। वो बहुत खुश था। वो छुट्टी चला गया और उसकी जगह आर्जी तौर पर एक हिंदू अर्दली आ गया। वो भी रिसाले का सवार था। रोशन खान छुट्टी पूरी करके आया तो अपने बीवी बच्चों को साथ ले आया। उसका क्वार्टर मेरे क्वार्टर के करीब ही था। मैंने दूसरे दिन रोशन खान के क्वार्टर के दरवाजे पर टाट का पर्दा लटका हुआ देखा। ये पर्दा देखकर मुझे हंसी आई। हमारे देहाती इलाके में औरतें पर्दा नहीं करती, लेकिन शहरों में आकर उनके खामिन दरवाज़ों के आगे पर्दे लटका देते हैं। रोशन खान की बीवी के आने से मुझे एक और ख़तरा नज़र आने लगा, वो ये कि उसके किसी न किसी अजीज़ रिश्तेदार के आने का भी इम्कान पैदा हो गया था। ख़तरा ये था कि उनका कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाएगा जो मुझे पहचानता होगा। अगले रोज़ रोशन खान ने यह ख़तरा और ज़्यादा संगीन कर दिया। वो रात को गपशप के लिए मेरे पास आ बैठा। भाई मोहम्मद खान, उसने कहा, तुम कहते थे कि खानू डाकू पकड़ा गया था और उसे फांसी दे दी गई थी, लेकिन मैं अब गाँव गया तो लोगों से पूछा कि वो कहते हैं कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, वो अभी तक मफरूर है। तुम पागल हो रोशन खान, मैंने कहा। तुम लोग खुद ही कहानियां घड़ लेते हो और उन कहानियों को जिंदा रखने के लिए मरे हुए आदमियों को भी जिंदा कह देते हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि खानू डाकू पकड़ा गया था और सिर्फ 2 दिन मुकदमा चलाकर तीसरे दिन उसे फांसी दे दी गई थी और अंग्रेज़ों ने लाश गायब कर दी थी। मेरी बीवी कहती है कि वो खानू को पहचानती है, रोशन खान ने कहा। मेरी बीवी खानू डाकू के गांव से थोड़ी ही दूर एक ढोक की रहने वाली है। रोशन खान ने जब उस ढोक का नाम बताया तो मैं घबरा गया। अगर उसकी बीवी उसी जगह की रहने वाली थी तो उसका कहना ठीक था कि वो मुझे पहचानती है। वो ढोक हमारे गांव के बहुत ही करीब थी। रोशन खान डाकू की 1-2 और कहानियां सुनाकर और गपशप लगाकर चला गया, लेकिन मेरी नींद हराम कर गया। सुबह मैं बंगले में जाने के लिए निकला तो रोशन खान के क्वार्टर के सामने से गुजरने के बजाय क्वार्टरों के पीछे से गुजरा। मैं रोशन खान की बीवी की नज़र से बचने की कोशिश कर रहा था। मैंने 2-3 दिन यही रास्ता इख्तियार किए रखा। मैं जो ख़तरा महसूस कर रहा था वो अचानक सामने आ गया। मैं क्वार्टर से निकला तो रोशन खान के दरवाजे की तरफ देखा। वो क्वार्टर दूर नहीं था। वो एक कमरे के छोटे छोटे क्वार्टर थे जिनके आगे 1.5-2 गज़ का बरामदा और 6-7 गज़ का सहन था। वो तो डरबे थे। हिंदुस्तानी नौकरों को अंग्रेज़ ऐसे ही डरबों के काबिल समझते थे। मैंने जब रोशन खान के दरवाजे की तरफ देखा तो उसका पर्दा ज़रा हटा हुआ था। पर्दा एक औरत ने उठा रखा था जिसका चेहरा, कंधे और सीना साफ नजर आ रहे थे।
मैंने नजरें फेरना चाही, लेकिन नजरें वहां से हटने के बजाय उस औरत के चेहरे पर जमकर रह गईं। वो रोशन खान की बीवी थी। उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूं तो उसने पर्दा गिरा दिया, लेकिन पर्दा फौरन ही परे हट गया। मैंने उस औरत के चेहरे पर हैरत का तासुर देखा। मैं उससे नजरें हटा लेना चाहता था, लेकिन हुआ यूं कि मेरे कदम उसकी तरफ उठने लगे। खानू, उस औरत ने हैरत ज़दा सरगोशी की। ये तुम हो या मुझे गलती लगी है? जेवरा, मेरी जबान से बेइख्तियार उसका नाम निकला। जेवरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये भी ख्याल ना रहा कि देखूं कि रोशन खान कहीं करीब तो नहीं। अंदर आ जाओ खानू, उसने कहा। रोशन खान कहाँ है? मैंने पूछा। वो आज किसी लंबी ड्यूटी पर गया है, जेवरा ने जवाब दिया। कह गया था कि शाम को आऊँगा। मुझे याद आया कि कर्नल नॉर्थ ने मुझे कहा था कि वो दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में जा रहा है, दोपहर को नहीं आएगा। मैं समझ गया कि कर्नल नॉर्थ रोशन खान को साथ ले गया है। मैं अंदर चला गया। रोशन खान के दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। बड़ा 2 साल का होगा और छोटा अभी चंद महीनों का था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे भूली बसरी एक याद ख्वाब बनकर मेरे सामने आ गई हो। जेवरा को देखकर मुझे बड़ा पुख्ता शक होने लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जेवरा मेरा एक बड़ा ही खूबसूरत ख्वाब थी। उसकी ढोक और हमारे गांव के दरमियान बामुश्किल 1 मील का फासला होगा। दरमियान में एक बरसाती नाला था, चट्टानें थीं और जंगल था। लड़कपन में हम अपने मवेशी चरने और चुगने के लिए उधर ही ले जाया करते थे। जिधर जेवरा की ढोक थी उस तरफ घास ज्यादा थी और मवेशियों के पीने के लिए पानी भी खासा था। जेवरा की ढोक के मवेशी भी इधर ही आया करते थे। उस वक्त मेरी और जेवरा की उम्र यही कोई 12-14 साल थी। जेवरा बड़ी खूबसूरत लड़की थी और शौक भी बहुत थी। एक रोज बातों बातों में हम एक दूसरे को अच्छे लगने लगे। मैं उसे कहने चाहता था कि अपने ढोर डंगर हर रोज इधर ही लाया करो, लेकिन ये बात उसने मुझे कह दी। फिर हम तकरीबन हर रोज मिलने लगे। हमने हर वो खेल खेला जो देहात में लड़के और लड़कियां इकट्ठे होकर खेला करते हैं। वो ज़माना कुछ ऐसा था कि लड़के और लड़कियां आज की तरह इखलाक से गिरे हुए खेल नहीं खेला करते थे। हमें आज़ादी हासिल थी, लेकिन नेक और बद का एहसास भी था। अच्छे वक्त की रफ्तार बड़ी तेज़ होती है। हमें पता ही ना चला कि हम जवान हो गए हैं। अपनी जवानी का एहसास उस वक्त हुआ जब एक रोज़ जेवरा ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो गई है। इसके साथ ही उसके आंसू निकल आए। मैं अब तुम्हें मुश्किल से ही मिल सका करूंगी, जेवरा ने कहा। माँ ने मुझे कहा है कि अब बाहर कम निकला करो, अगर निकलो तो घर से दूर न जाया करो। उसने रोशन खान के गांव का नाम लिया, जो मैं जानता था कि उसकी ढोक से खासी दूर थी। रोशन खान उनकी बरादरी का लड़का था। जेवरा की मंगनी की खबर सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जवान नहीं हुआ बल्कि यकलख्त बूढ़ा हो गया हूँ। उस वक्त मुझे याद आया कि मैं और जेवरा सिर्फ बच्चों की तरह खेला नहीं करते थे, बल्कि अलग बैठकर एक दूसरे के हाथ हाथों में ले लेते थे, एक दूसरे की आंखों में झांका करते थे। जेवरा की आंखें चश्मे की तरह शफाफ थीं और उनमें नशे का सा तासुर रहता था। मुझे आज तक जेवरा के जिस्म और सांसों की भीनी भीनी खुशबू याद है। मुझे यह भी याद है कि जेवरा का हाथ अपने हाथ में लेकर मैं किसी बड़ी खूबसूरत दुनिया में गुम हो जाया करता था। मुझे यह भी याद है कि तन्हा बैठे हुए कभी कभी जेवरा की मुस्कुराहट उदास हो जाया करती थी और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर कितनी ही देर तक ठहरी रहती थी। उस रोज़ जेवरा ने बताया कि उसे किसी और के हवाले किया जा रहा है। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। हमने कुछ ही दिन पहले एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे, लेकिन मेरे वादे में मेरी ख्वाहिश शामिल थी। उसमें जान नहीं थी, क्योंकि मेरे चचा ने अपनी बेटी मेरे नाम लिख रखी थी। मैंने जेवरा को अपनी यह मजबूरी बता भी दी थी। जेवरा ने यह कहने के बजाय कि वो मेरे साथ घर से भाग आएगी, ये कहा कि बाज़ लड़कियां जिन्हें चाहती हैं उनके साथ घरों से भाग जाती हैं। जेवरा, मैंने उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहा था, मुझे तुम्हारी इज्जत ही नहीं, तुम्हारे पूरे ख़ानदान की इज्जत और गैरत का ख्याल है। अगर मैं ऐसा बेगैरत होता तो तुम्हें मंगनी और निकाह के बगैर बीवी बना सकता था, लेकिन तुम मेरे लिए आसमान के सितारों की तरह पाक हो। मैं शाह जी के पास जाऊंगी, जेवरा ने कहा था। वो मुझे ऐसा तावीज़ देंगे कि मेरी मंगनी टूट जाएगी और तुम्हारा चचा तुम्हें अपनी बेटी देने से इनकार कर देगा। मेरी एक बात गौर से सुन लो जेवरा, मैंने कहा। हम भी उन्हीं शाह जी के मुरीद हैं, लेकिन तुम उनके पास ना जाना। क्यों? इसलिए कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, मैंने कहा। वो तुम्हें जो तावीज़ देंगे वो राह मौला नहीं देंगे। जेवरा ने यूं बिदक कर मुझे देखा जैसे मैंने उसके सीने में खंजर मार दिया हो। हैरान मत हो जेवरा, मैंने कहा। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती। शाह जी आखिर मर्द हैं। मैं जानता था कि जेवरा मेरी बात को नहीं समझ रही। मैं खुद ये बात कहकर घबरा गया था। मैं भी अपने इलाके के उस मशहूर व मारूफ शाह जी का मुरीद था जो चांदन शाह के नाम से मशहूर था।
उसे बाद में मैंने बादशाह के साथ देखा था। आपको उसका एक वाकया भी सुना चुका हूँ, लेकिन ये बहुत बात की बात है। मैं जब जेवरा से कह रहा था कि वो शाहजी के पास ना जाए, उस वक्त मैं और मेरा सारा खानदान चांदन शाह की गद्दी का मुरीद था। जेवरा ने जब कहा था कि वो उसके पास जा रही है, तो मुझे चांदन शाह एक आम मर्द की सूरत में नजर आने लगा था। फिर भी मेरा दिल कह रहा था कि मैंने अपने पीर की बेअदबी कर दी है। जेवरा भी यही सोच रही थी। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई खानू, जेवरा ने कहा, लेकिन तुम कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगी।